हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में गवर्नर से संबंधित जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो आज गवर्नर के जो टॉपिक हैं इसमें जो यूपीपीएससी में पीवाईक्यूज़ पूछा है उनके सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछला वाला लेक्चर हम लोगों ने थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को देखा था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। ओके, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले जाके मेरा सजेशन होगा कि पहले जाके आप उन सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए जो कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। इसके बाद आज वाले लेक्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो आप आसानी से पीवाईक्यूज़ को बना पाएंगे। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली इसके सवालों को देखते हैं, और क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट मैंने बता ही रखा है तो वापस अगर रिपीट करेंगे तो टाइम का वेस्टेज होगा बेसिकली। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर आप देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पहला सवाल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यही इस पर्टिकुलर अगर टॉपिक को देखा जाए आज वाले लेक्चर में तो सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट सवाल यही है। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। ऐसा सवाल जनरली यूपीपीएससी में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहा है वो सवाल इसको अगर बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से अगर पढ़ा हुआ है तभी ये सवाल बना पाएगा, अदरवाइज़ ये सवाल छोड़ने लायक है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग इलेक्टेड गवर्नर्स वाज ड्रॉप्ड बिकॉज, यानी ये सवाल कहना चाह रहा है कि संविधान के मसौदे में जो निर्वाचित राज्यपालों की मूल योजना को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया था। यानी कौन कौन से इनमें कारण थे जिस वजह से उस समय जो निर्वाचित राज्यपाल होते थे उनकी जो बेसिकली कह लीजिए कि मूल योजना था उसको रद्द कर दिया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट वुड हैव मीन्ड अनदर इलेक्शन, यानी इसका अर्थ एक और चुनाव होना है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है द इलेक्शन वुड हैव बीन फॉट ऑन मेजर पॉलिटिकल इशू, यानी चुनाव प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर, यानी जो निर्वाचित राज्यपाल होगा वो स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ समझने लगेगा या समझ सकता है। ओके, ये इसके अलावा स्टेटमेंट 4 कह रहा है द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना पड़ता। ओके, तो इन सारे स्टेटमेंट को देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था उस समय। इसके बाद हम लोग फिर वापस सवाल पे आते हैं। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, जब उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी यानी संविधान जब सभा बनी थी तो उसमें राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति या चुनाव के विषय पर काफ़ी बहस हुई थी। तो कुछ पक्ष आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली दो पक्ष इसमें देखने को मिलेंगे। एक तरफ जैसे कि मान लीजिए कृष्णमाचारी हो गए, बीजी खेर साहब हो गए, जेबी पंत साहब थे, ये सब लोग चुनाव के पक्ष में थे। ओके, यानी जो चुनाव हो राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए उसके पक्ष में थे। लेकिन वहीं पर दूसरे अगर पहलू को देखें तो उसमें BR अम्बेडकर साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये सब जो है ये नॉमिनेटेड राज्यपाल के पक्ष में थे। और फाइनली आगे चल करके जो आम सहमति बनी इन दोनों पार्टियों में या सभी लोगों में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनमें एक आम सहमति बन गई कि जो मनोनीत राज्यपाल होगा यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा उसी के प्रावधान को स्वीकार कर लिया गया, और जो निर्वाचित यानी इलेक्टेड राज्यपाल के प्रावधान का मूल प्रस्ताव से रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे ये संभावना जताई जा रही थी कि इससे चुनाव खर्च बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट होगा कि इसका चुनाव खर्च बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो राज्यपाल का मनोनीत होना यानी नॉमिनेटेड होना मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव को टालने में सहायता या सहायक होगा, क्योंकि चुनाव प्रमुख मुद्दों पर लड़ा जाता है और वे अलग अलग नीतियाँ अपनाते हैं। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगर तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये हो सकता है कि अन्यथा केंद्र का राज्य पर जो प्रभाव है वो नियंत्रण नहीं होगा। अगर इलेक्टेड मेंबर होगा तो ये सब सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यही रीज़न था कि उस समय जो BR अम्बेडकर के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू जी के सपोर्ट में जो प्रोविज़न को अपनाया गया कि नॉमिनेटेड या आप कह लीजिए मनोनीत राज्यपाल का चुनाव किया जाएगा या उनके प्रावधान को स्वीकार कर लिया जाएगा,
उसका मेन रीज़न यही था कि ये सारी पॉइंट जो है कि चुनाव का खर्च न बढ़ने पाए। राज्यपाल अगर मनोनीत हो जाएगा तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव है वो टालने में सहायक हो जाएगा, और केंद्र का जो राज्य पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है वो होने लगेगा। ओके, तो अब हम लोग वापस सवाल पे आते हैं। बेसिकली सवाल यही कहना चाह रहा है कि जो संविधान के मसौदे हैं निर्वाचित राज्यपालों की मूल योजनाओं को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया था। तो उसका ये बेसिक कारण यही था कि इट वुड हैव मीन्ट अनदर इलेक्शन। ओके, यानी इससे एक अलग चुनाव होगा। इसके अलावा ये दूसरा वो पॉइंट, द इलेक्शन वुड हैव फॉट ऑन मेजर पॉलिटिकल इशू, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 अगर नहीं होगा तो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 3 और 4 सही है। ओके, यानी जो आप कह लीजिए कि जो चुनाव है वो उसके खर्च कम हो जाएंगे, जो निर्वाचित राज्यपाल हैं वो स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ नहीं समझ पाएंगे। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है कि जो राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल थोड़ा आपको टफ लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के, मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से थोड़ा सा हट के ये सवाल पूछ लिया गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4। बाकी दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये जो वास्तव में सवाल आते हैं एग्जाम में, वो सवाल के मुताबिक, मतलब वो सवाल बेसिकली इस तरीके के होते हैं। पहला मतलब ये सवाल कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाई, स्टेट गवर्नर, माफ़ कीजिएगा, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई। तो ये पिछले वाले लेक्चर में मैं जब थियोरेटिकल आपको पॉइंट बता रहा था उसमें मैं बताया था कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा नहीं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसका ऑप्शन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी अगर देखा जाए तो जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बात कहाँ कही गई है, तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में ये बात कही गई है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात कही गई है आर्टिकल 155 में। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का बेसिकली ये सवाल है। तो असर्शन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। असर्शन यानी कथन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक ही इंसान जो किसी राज्य का गवर्नर है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यानी जो असर्शन है, असर्शन का पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न कह रहा है कि आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ओके, तो आर्टिकल 153 जो है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा बेसिकली। तो ये रीज़न जो है ये करेक्ट है, लेकिन असर्शन इसका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये 2024 के प्रीलिम्स में पूछ रखा है। ओके, तो आर्टिकल 153 की बात करें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है, या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 153 ही तो कह रहा है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का जो कार्यालय होगा वो आर्टिकल 153 के द्वारा कहा जा रहा है। ओके, आर्टिकल 154 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर, यानी राज्य की राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार की बात करता है आर्टिकल 154। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 155 क्या कहता है, आर्टिकल 155 यहाँ पे दिया हुआ है रिमूवल ऑफ द गवर्नर, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिमूवल की बात नहीं करता आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ना कि ये रिमूवल ऑफ गवर्नर की बात करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आर्टिकल 156 टर्म्स ऑफ गवर्नर, बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा वो आर्टिकल 156 इसकी बात करता है। आप यूँ कह लीजिए कि आर्टिकल 156 जो है वो रिमूवल ऑफ गवर्नर की भी बात करता है, रिमूवल ऑफ
गवर्नर की बात करता है कौन, आर्टिकल 156। लेकिन आर्टिकल 155 क्या करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यानी इनकरेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 155 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, न कि रिमूवल की बात करता है। तो रिमूवल की बात करता है वो आर्टिकल 156 करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ओके, यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी स्टेट के गवर्नर के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। बाई बर्थ की अगर बात किया जाए तो ऐसा हमारे संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन बाई बर्थ होना चाहिए, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ओके, अगर एक गलत हुआ तो ये कि एक यहाँ पे गया, ये सारे स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बाकी स्टेटमेंट को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करके बता दूं, ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मकसद है इस सीरीज को चलाने का कि आपको कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट है वो आपको एक बार सुनने के बाद ध्यान आ जाए एग्जाम में। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाई बर्थ नहीं होता तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन बाई बर्थ यहाँ लगाने से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो है आर्टिकल 157 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 157 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ओके, वो गवर्नर का चुनाव लड़ने के लिए या गवर्नर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होगा, बशर्ते उसकी आयु एज जो होनी चाहिए वो मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। ओके, यानी वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। लेकिन यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, यानी बाई बर्थ वो अनिवार्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कि यही आर्टिकल 157 में ये पॉइंट भी कहा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए उसको। ओके, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ओके, ये बात कहाँ कही गई है, तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 158 में ये पॉइंट कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो कह रहा है यही रीज़न है कि राज्यपाल के पास लोकसभा के सदस्य होने की कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट 3 भी आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, ही मे बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। ये पॉइंट कब कहा गया था, तो ये हमारे संविधान के 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में लाया गया था, या इसमें ये कहा गया था, ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और स्टेटमेंट 3 आपका गलत हो गया। तो बचा क्या, 2 और 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ भी आ रहा होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ऑनगोइंग गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे सही पॉइंट ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो उस राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा उसकी नियुक्ति या उसकी शपथ को दिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ उस राज्य के चीफ जस्टिस महोदय नहीं प्रेजेंट हैं तो उनकी एब्सेंस में अगर देखा जाए तो उस हाई कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो मतलब राज्यपाल को ओथ दिलाएंगे, यानी उनको शपथ दिलाएंगे। ओके, और जो मतलब गवर्नर का जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में नहीं मेंशन है, यानी आउट ऑफ 3rd शेड्यूल है। ओके, ये 3rd शेड्यूल में इनकी बात नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं।
ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है नॉर्मली होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ 4। ओके, बेसिकली ऑल द 4। तो अगर एक एक करके हम लोग इसके आर्टिकल की बात को समझें तो पहला कह रहा है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बात सही है। तो ये आर्टिकल 155 में ये बात कही गई है कि जो राज्यपाल होंगे वो उन्हें जो प्रेसिडेंट महोदय होंगे, बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो आर्टिकल 154 आर्टिकल 154 क्लास 1 जो है वो राज्यपाल का स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल के माफ़ कीजिएगा, ये आर्टिकल में थोड़ा गलत मेंशन कर दिया हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, या ये हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा गलत मेंशन किया, उसके लिए माफ़ी चाहिए। तो जो हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो आर्टिकल 154(1) में ये बात कही गई है। ओके, और अगर ये बात कही जाए कि आर्टिकल 156 क्लॉज 1 में अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल जो होते हैं होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, यानी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर बना रहेगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो आर्टिकल 156 क्लॉज 3 में बात करता है, ये बात करता है बेसिकली कि जो राज्यपाल होंगे उनका सामान्यतः अगर देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए वो अपने पद को धारण करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके चारों पॉइंट जो है वो सही हैं और चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा राज्यपाल से संबंधित जो पॉइंट है, ऑप्शन है, वो गलत है। पहला कह रहा है ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात सही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी कह रहा है ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ही होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, बात ये भी बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन बचा है वही आपका गलत हो जाएगा। और पूछा क्या है, कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल। कहने का मतलब इसके ये है कि यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 156 क्लॉज 1 के द्वारा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले किसी भी समय अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ये सलाह दिया जाए राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति महोदय के पास ये पावर होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह होती है उसको माने और राज्यपाल महोदय को उनके पद से हटा दे। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो राज्यपाल को हटा दें। ओके, तो ये रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है टू हुम इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल। इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति महोदय के प्रति वो उत्तरदायी होता है। कौन? राज्यपाल, क्योंकि वो उन्हीं के आप कह लीजिए कि पॉइंट की वजह से यानी उन्हीं के प्लेजर की वजह से वो नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं की प्लेजर की वजह से वो बेसिकली अगर अपने पद पर बने रहते हैं, जब भी चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज चेंज्ड फ्रॉम सदर ए रियासत टू गवर्नर इन 1965 बाई। इस सवाल के कहने का मतलब ये है बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार के जो कार्यकारी प्रमुख का नाम जो है वो 1965 में 1965 में सदर ए रियासत, क्या कह रहा है? सदर ए रियासत टू गवर्नर, यानी कहने का मतलब है कि 1965 में सदर ए रियासत से बदल करके राज्यपाल कर दिया गया था। इन चारों ऑप्शन में किसकी वजह से किया गया था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है
और लोकसभा रिजोल्यूशन यानी लोकसभा प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है द सिक्स्थ अमेंडमेंट ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर के राज्य संविधान में छठवें संशोधन द्वारा। या ऑप्शन डी कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 371 यानी आर्टिकल 371 के तहत राज्य सरकार द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जम्मू और कश्मीर सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख था उसका नाम 1965 में सदर ए रियासत से बदल करके राज्यपाल कर दिया गया था, वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य संविधान में जो छठवां संशोधन हुआ था उसके द्वारा। यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सिक्स्थ अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो आज के सिनेरियो में ये 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इस जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ओके, और जिसका प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हम लोग आज के समय में देखते हैं हिंदी में तो उप राज्यपाल कहा जाता है, उप राज्यपाल। इसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कहते हैं, एलजी। आप आए दिन दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी तो उनकी जो सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा आए दिन झगड़े देखने को आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि हर एक यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जाए तो जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ में राष्ट्रपति का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और वो वहाँ पे उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करते हैं। ओके, और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1965 में सदर ए रियासत से गवर्नर नाम दे दिया गया था छठवें अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। लेकिन आज के समय में ये चीज़ रिमूव कर दी गई है बेसिकली, क्योंकि आज के समय में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक तरीके का यूटीज़ है। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके बचे हुए सवाल को लेके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।